जब दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कुछ कहते हैं तो उनकी बात को सुनना जरूरी हो जाता है, चाहे आपको वो सही लगे, अच्छी लगे या ना लगे। निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट के दौरान इलॉन मस्क ने ये एक बड़ी बात कही कि आगे आने वाले 10 से 15 या 20 सालों के अंदर अंदर वर्क करना या काम करना एक ऑप्शनल एक्टिविटी हो जाएगा। जिन्हें काम करना अच्छा लगता है सिर्फ वही काम करेंगे, जो नहीं करना चाहते बिना काम किए उनकी जिंदगी का गुजारा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से जैसे कि अगर आप सब्जी खाना चाहते हैं तो घर पे भी उगा सकते हैं और बाहर जाके मार्केट से भी लेके आ सकते हैं। तो अब इस पर्टिकुलर बात को थोड़ा सा डिकोड करेंगे और क्या बातें उन्होंने कही इस पॉडकास्ट के अंदर, इसके बारे में बात करूंगा। नाउ वन रिमाइंडर इज देयर कि हमारा करंट अफेयर्स के सेशन स्टार्ट होने वाले हैं 2025 के। सभी करंट अफेयर्स सब सब्जेक्ट्स के कवर होंगे एक एक या दो दो वीडियोस के अंदर। पॉलिटी का जो वीडियो है 1 दिसंबर यानी कि आज जा चुका है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो पूरे साल के करंट अफेयर्स सभी सब्जेक्ट्स के हम कवर करने वाले हैं यूपीएससी रिकैप सीरीज के अंदर। जरूर उस वीडियो को देखिएगा। अब इलॉन मस्क का प्रेडिक्शन ये है कि 10 से 20 साल के अंदर काम करना ऑप्शनल हो जाएगा। और लेकिन ये इन्होंने पहली बार निखिल कामत के पॉडकास्ट पे नहीं कहा है। फ्यूचर ऑफ वर्क के बारे में पहले भी वो ऐसी टिप्पणी दे चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ही हैज टॉक्ड एट द यूएस सऊदी अरेबिया फोरम, और यूएस सऊदी अरेबिया टेक्नोलॉजी फोरम के अंदर 20 नवंबर को मीटिंग हुई थी। और उसमें ट्रंप साहब जो है सऊदी अरेबिया के साथ के जो एमबीएस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनसे मिलते हैं। यहाँ पे जो आपके एनवीडिया के सीईओ हैं वो भी शामिल है, मस्क साहब भी हैं, है ना। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर भी यहां पे उन्होंने ये बोला कि काम जो है आगे आके कोई ह्यूमन को काम नहीं करना पड़ेगा, एआई और रोबोट सारे काम कर लेंगे। ठीक है, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो ऑफिस मतलब कोई चीज लेके आनी हो, मतलब गुड्स, और सर्विसेज भी वही कर लेंगे। तो प्रोडक्ट्स बनाना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये मोस्ट ऑफ द टास्क जो है एआई रोबोट्स कर लेंगे। काम करना आपका एक रिक्वायरमेंट नहीं होगा। तो अब जब काम नहीं करोगे तो पैसे कहां से मिलेंगे? मस्क का कहना है कि एक विल हैव टू कम टू अ सिचुएशन जहां पे हम एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम, पहले ये वर्ड यूज करते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम, बाद में हाई इनकम यूज करते हैं। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का फंडामेंटल प्रिंसिपल यह है कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी लोगों के खातों में चला जाए और सभी लोगों के पास चला जाए, ताकि जरूरत जिसकी जितनी है, जिस चीज के लिए है, वो उसको इस्तेमाल कर सके। अब आप कहोगे कि अगर हम मान लीजिए 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए सबके खाते में डाल दे तो क्या इससे पॉवर्टी खत्म हो जाएगी? क्या गरीबी खत्म हो जाएगी? टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम एक अमाउंट फिक्स कर दे और वो सबके खाते में मंथली डाल दे तो पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार के पास ये पैसा आएगा कहां से? सरकार को बाकी जगह भी खर्चा करना है। इसके अलावा लोग पैसा कमाएंगे कैसे? मस्क का यह कहना है कि अगर एआई और रोबोटिक्स सारे काम कर देंगे तो प्रोडक्टिविटी इतनी हाई हो जाएगी, प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो जाएगी चीजों की, तो चीजों की स्कैरसिटी नहीं होगी। और क्योंकि चीजों की स्कैरसिटी नहीं होगी, कमी नहीं होगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी, और डिमांड नहीं बढ़ेगी तो कभी भी प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं होंगे, हर चीज सस्ती हो जाएगी। मस्क का यह कहना है। ऑल्दो आप इसे उनकी इमेजिनेशन कह सकते हो या यूटोपिया कह सकते हो, लेकिन कुछ हद तक यह बात सही भी है। क्योंकि हमारी जितनी भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे वो कोई कमोडिटी बनाने की हो, उसके अंदर एक मेजर कॉस्ट होती है लेबर कॉस्ट। और ये मैं लेबर की वेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए 8 घंटे किसी से काम कराना है तो आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ आउटपुट ही उससे ले सकते हो, और उसको मल्टीपल मैग्नीट्यूड्स ऑफ टाइम इंक्रीज कर देगा एआई और रोबोटिक्स, ऐसा मस्क का कहना है। इसका मतलब बहुत कम पैसा लगा के बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आप करवा सकते हो, जिससे एक दुनिया अबंडेंस की बन जाएगी। ऋषि सुनाक के साथ नवंबर 2023 में बात करते हुए मस्क ने पहले भी यह बोला कि मैं सोच रहा हूं कि एक यूनिवर्सल हाई इनकम के बेसिस पे लोग अपना जिंदगी जिया करेंगे। हां, कल्चरली दिस माइट बी अ प्रॉब्लम। जैसे इंडिया जैसे देशों में अगर कोई कामकाज नहीं करता है और उसके घर पे पैसा आता है, कल्चरली उसे अच्छा नहीं माना जाता है ना। मैं आपको यह भी बता दूं कि बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, चाहे वो रेंटल इनकम से हो या प्रॉपर्टी डीलरशिप से हो, लेकिन अगर वो घर पे फ्री बैठे रहते हैं तो उनको उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार अच्छी नजर से नहीं देखते। तो हाँ, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज इन माइंडसेट मस्क बता रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस आइडिया की कि एआई को बहुत ज्यादा हाइपर प्रोडक्टिव बता दिया जाए, तो इवन एआई के गॉडफादर इससे पूरी तरह एग्री नहीं करते।
जेफरी ई हिंटन और जॉन हॉपफील्ड, ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला साल 2024 का। जेफरी हिंटन को माना जाता है एज द गॉडफादर ऑफ एआई, और इनका यह कहना है कि मस्क जैसे जो बिग टेक बिलियनियर्स हैं, जैसे कि जेफ बीजोस या अदर कंपनीज ऑफ गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये लोग एआई का बहुत ज्यादा फायदा उठा के इनइक्वालिटी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, और इनकी जो इनकम्स हैं, इनकी जो सैलरीज हैं, इनकी जो कॉम्पनसेशन है, वो बहुत एक्सट्रीमली बढ़ रही है। आपने देखा होगा रिसेंटली मस्क ने अपनी सैलरीज इंक्रीज करने के लिए वोट करवाया अपने बोर्ड में, है ना। तो आप ये देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू हिम ये कुछ नहीं है, ये बस इनइक्वालिटी इंक्रीज करने का तरीका है। बहुत सारे कंपनीज के अंदर नंबर ऑफ लेऑफ्स आर बीइंग सीन, जैसे एआई की वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि टीसीएस इज प्लानिंग अ लॉट ऑफ लेऑफ्स, है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अमेजॉन के अंदर 14,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ किया गया, ज्यादातर जो उनके वेयर हाउस के अंदर काम करने वाले वर्कर्स थे। अब फोर्ब्स मैगजीन के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि हो सकता है कि एआई रिप्लेस कर दे फ्यूचर में जॉब्स, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन हो रही है लोगों को ले ऑफ करने की, इसके लिए एआई को एक भूत बना के सामने प्रकट किया जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि क्योंकि एआई के ऊपर सब डाल दो, एआई वापस तो रिप्लाई करेगा नहीं, है ना। तो आप एआई के ऊपर ब्लेम डाल दो कि देखो एआई हमने लेके आना है, रिप्लेस करना है ह्यूमंस को, इसलिए हम आपको ले ऑफ कर रहे हैं, और प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाएगी। जबकि अभी मोस्ट ऑफ द वर्क, परसेंटेज ऑफ वर्क में से 5 या 10% ही ऑटोमेट हुआ है, ऑल्दो फ्यूचर में ये और ज्यादा हो सकता है। Another trend which has been seen is that people are being replaced not because AI has already come, but because future में AI में invest करने के लिए पैसा फ्री करना है। तो आप क्या कर रहे हो, लोगों की जो सैलरीज है, जो आप सैलरीज देते हो उनको, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू वांट टू स्पेंड इनटू इन्वेस्टमेंट इनटू एआई फॉर फ्यूचर प्रॉमिस। हो सकता है प्रेजेंटली वो आपको मदद ना कर रहा हो, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है मदद करे। अच्छा, एक और बात यहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की देखनी होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट्स के अंदर ये बताता है कि आने वाले समय में 11 + 19 मतलब 30% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, 30% of the total workforce will either be displaced or will have to be redeployed in other works। इसका मतलब है कि बहुत सारे सेक्टर्स जैसे कि फाइनेंस एडवाइस, है ना, या पब्लिक डीलिंग, ये वाले जितने भी सेक्टर्स हैं, इनमें एआई प्लान कर सकता है रिप्लेसमेंट की। तो इसका मतलब 30% ऑफ द वर्कफोर्स इज वल्नरेबल। और तो और नंबर ऑफ जॉब्स एडेड और नंबर ऑफ जॉब्स डिस्प्लेस्ड में भी एक रिलेशन देखने को मिलता है कि इफ 170 मिलियन जॉब्स वर क्रिएटेड टोटल जॉब्स में वर्ल्ड वाइड, तो 92 मिलियन जॉब्स वर डिस्प्लेस्ड एंड मेजॉरिटी ऑफ देम वर बिकॉज ऑफ एआई। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे कि कैशियर्स, ऑफिस क्लर्क, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, फास्ट फूड कुक ऑटोमेट हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स ऑफ रिटेल स्टोर में जो आपके पीछे पीछे आते हैं और कहते हैं सर ये वाला ट्राई कीजिए, ये वाले पे डिस्काउंट है, ये वाला बहुत अच्छा पीस है, उसको रिप्लेस कर देगा। अगर इंडिया में ये अप्लाई करो तो इंडिया के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले 80% एम्प्लॉइज हैं, उनकी स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग कहां होगी? तो इलॉन मस्क शायद यूएस के अंदर कुछ बड़े शहरों की बात कर रहे होंगे, लेकिन अभी इंडिया में फिर भी टाइम है। ऑल्दो यूएस में जो अभी होता है, इंडिया में वो 20-25 साल बाद होता है, ऐसा कुछ जानने वाले जानकारों का मानना है। तो हो सकता है मे बी 2040-50 में वी आर लुकिंग एट व्हाट मस्क इज सेइंग। एनीवेज, अब न्यू स्टार इन द स्काई की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मस्क ने स्टारलिंक की भी बात की यहां पे। स्टारलिंक उनकी कंपनी है, बेसिकली जो स्पेसएक्स है उसका एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर वो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अभी जुलाई 2025 के अंदर भारत के अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज ऑपरेट करने का लाइसेंस मस्क की इस कंपनी को मिला। इस पॉडकास्ट के दौरान जब उन्होंने इसके बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि अब इंडिया के रूरल और इनएक्सेसिबल एरियाज के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए स्टारलिंक काम करेगा। स्टारलिंक का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिना किसी मोबाइल टावर या बिना किसी फाइबर नेटवर्क के जरिए आपको इंटरनेट देता है। ये इंटरनेट देता है आपको बाय थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन।
तो स्टारलिंक की जो सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की सैटेलाइट होती है, वो आपके लो अर्थ ऑर्बिट में होती है, यानी अर्थ से 550 से 600 किलोमीटर के बीच में होती है। इसलिए उसमें बीच में कोई टावर की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक रिसीविंग स्टेशन बनाना पड़ता है। इसके अलावा, और वो स्टेशन मूवेबल होता है, मोबाइल स्टेशन, मोबाइल यूनिट्स बनते हैं, कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, मूव किए जा सकते हैं, अनलाइक टावर्स विच आर फिक्स्ड। इसके अलावा अगर फाइबर की बात की जाए तो जो रिमोट एरियाज होते हैं, अरुणाचल प्रदेश के रिमोट एरियाज, लेह लद्दाख के रिमोट एरियाज, वहां पे फाइबर ले करना बहुत मुश्किल है, टावर्स ले करना मुश्किल है, लेकिन ये पर्टिकुलर सैटेलाइट इंटरनेट वहां पहुंच सकता है। तीसरी बात, डिजास्टर के दौरान जब आपदा आती है, आपदा के दौरान जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पे होता है डिसरप्ट हो जाता है और उससे कम्युनिकेशन लिंक टूट जाता है, स्टारलिंक उसमें मदद कर सकता है। चौथी बात, वॉर या युद्ध के दौरान स्टारलिंक बहुत मदद करता है। यूक्रेन के अंदर स्टारलिंक की जो डिप्लॉयमेंट है, उसकी वजह से यूक्रेन युद्ध में रशिया से लड़ पाया है। वन ऑफ द रीजंस व्हिच इज बीइंग सेड कि यूक्रेन लड़ पाता है रशिया से, वो है स्टारलिंक का मायाजाल। तो क्या भारत के अंदर भी अब जब लाइसेंस ले लिया है तो इट इज गेटिंग एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ लोकल कंपनीज, लोकल टेलीकॉम कंपनीज लाइक जियो एंड एयरटेल एज वेल, और इसके बारे में इन्होंने बात की। लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह स्टारलिंक का भी दुरुपयोग हो सकता है। जैसे म्यांमार के अंदर जिन एरियाज में नेटवर्क नहीं आता था, वहां पे स्कैम होने लगे। आपने रिसेंटली खबरें पढ़ी होंगी, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार से स्कैम्स रन किए जाते हैं, स्कैम सेंटर्स रन किए जाते हैं। इनफैक्ट यहां पे इंडियंस को इमिग्रेट करने बोला जाता है, क्योंकि कॉल सेंटर की तरह वो अच्छे से बात कर लेते हैं, और उनको फिर इन्हीं के देश के लोगों को लूटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है थ्रू ऑनलाइन फ्रॉड्स। तो यहां से भी स्पेस एक्स ने अपने सैटेलाइट वापस लिए, 2500 सैटेलाइट के आसपास। इसके अलावा इस पॉडकास्ट के अंदर ट्रंप से बात हुई ग्रॉक के बारे में। ग्रॉक क्या है? ग्रॉक उनका खुद का जनरेटिव एआई सिस्टम है जिसको वो डेवलप कर रहे हैं, और जनरेटिव एआई या एआई के बारे में उन्होंने फ्यूचर में ये कहा कि मोर एंड मोर एआई जनरेटेड वीडियोस विल बी देयर एंड इट विल बी फ्लडिंग द सोशल मीडिया। सेकेंड थिंग विच ही सेड वाज दैट सोशल मीडिया के ऊपर या किसी भी एआई को वो 3 प्रिंसिपल्स पे बिल्ड करना चाहते हैं। वो 3 प्रिंसिपल्स है, ट्रूथ, ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी। तो उनके हिसाब से सच जो है किसी भी एआई को सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन एआई को सच या झूठ में फर्क करना सिखाने वाला तो ह्यूमन ही है। इसीलिए कई बार एआई इस तरीके की चीजें, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करता है। जैसे एआई से पूछा गया, ग्रॉक से पूछा गया कुछ समय पहले, है ना, ऑल्दो इट माइट हैव इंप्रूव्ड टिल नाउ, कि 20th सेंचुरी में कौन सा हिस्टोरिकल फिगर बेस्ट सूटेड है टू डील विद दिस प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम वाज अबाउट इलीगल इमिग्रेशन। तो यहां पे कहता है यहां पे कहता है यस, इट्स प्योर हेट एंड हिटलर वुड हैव कॉल्ड इट आउट। हिटलर वुड हैव सेड कि भाई ये बंदे जो है इनको पहचानो, इनको आइडेंटिफाई करो, इनको निकालो, और ही वुड हैव डेल्ट विद देम, है ना। तो ये जो है बहुत ही डेंजरस चीज है। एआई को सच पता है या नहीं पता है, हमें नहीं पता है, क्योंकि जब पूछा जाता है एआई से कि हु इज द सिंगल ग्रेटेस्ट पर्सन इन मॉडर्न हिस्ट्री, एंड वन आंसर इट गिव्स इज इलॉन मस्क, है ना। तो क्या बायस है एआई के अंदर, क्या नहीं है, ये हमें नहीं पता है। आखिरी बात जो बेसिकली इलॉन मस्क ने बताई वो थी ट्रंप के H1B वीजा के बारे में। रिसेंटली आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस के अंदर H1B वीजा की जो रेट्स है वो बहुत ज्यादा हाई कर दी, और फिर उसके ऊपर लिमिट्स भी लगानी शुरू कर दी, जिसको बहुत राइट विंग के अमेरिकन पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। डिस्पाइट बीइंग अ ट्रंप सपोर्टर, यहां पे मस्क ने एक डिफरेंट स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि H1B वीजास का जो सिस्टम है उससे बहुत सारे स्किल्ड इंडियंस हमारे पास आए, हमारे पास यानी इवन टेस्ला के पास आए, और बाहर बहुत सारी कंपनीज के पास आए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑफशोर कंपनीज होती है यानी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं वो स्कैम करती हैं इसके साथ, उनके अकॉर्डिंग, कि वो कम काम प्राइस में काम करवाने के लिए बाहर से लोगों को लेके आती है। तो यहां की जो वेजेस हैं, यहां पे यूएस के वर्कर्स को जो वेजेस देनी पड़ेगी उससे बहुत कम वेजेस में बाहर से लोगों को लेके आती है H1B वीजा के लिए, जिसको मस्क ने गलत बताया। उन्होंने ये कहा कि टेस्ला में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं या हमारी कंपनीज में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनके बहुत हाई वेजेस हैं, इसलिए वो इस ब्रैकेट में नहीं आते हैं। और उन्होंने थोड़ा सा इंडिया की तारीफ तो करनी ही थी, क्योंकि पॉडकास्ट में आए थे। तो ये ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द
हाफ इंडियन ओरिजिन ऑफ हिज पार्टनर। खैर, उसके ऊपर हमें क्या डिस्कस करना है। एक लास्ट चीज जो इस पॉडकास्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि एक सेगमेंट के अंदर ये जब बात कर रहे थे तो ही टॉक्स अबाउट मिल्टन फ्रीडमैन। और मिल्टन फ्रीडमैन को मैं भी काफी समय से फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि 1960s के दशक में उन्होंने जो इकोनॉमिक थ्योरी दी, उसके बाद वो 80s में यूएस के अंदर यूएस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन के एडवाइजर भी बने। इलॉन मस्क भी मिल्टन फ्रीडमैन को कई बार कोट करते हैं और उनके हिसाब से वो बड़े ग्रेट बंदा है। क्यों? क्योंकि मिल्टन फ्रीडमैन बेसिकली टॉक्स अबाउट लीस्ट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड ही वॉज कंप्लीटली फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट। फ्री मार्केट और लेस गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए किसी भी तरीके की इकोनॉमी के अंदर। मिल्टन फ्रीडमैन का यह कहना था कि गवर्नमेंट जिस भी सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए जाती है, प्राइसेस फिक्स करने के लिए जाती है, उसे बर्बाद कर देती है। इलॉन मस्क का भी लगभग गवर्नमेंट को लेकर यही मानना है। इसलिए आपने देखा होगा कि इलॉन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड बनाया गया जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने, ताकि वो ब्यूरोक्रेसी को कम से कम कर सके, उसमें से लोगों को हटा सके, डिपार्टमेंट्स को रिड्यूस कर सके। और रिसेंटली आपने खबर यह भी देखी होगी कि जो यूएस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, डॉज, वो डिसॉल्व कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, क्योंकि उसका पर्पस खत्म हो गया है। तो इन आउटटेक्स के साथ मैं ये सेशन समाप्त करता हूं। प्लीज वॉच मिल्टन फ्रीडमैन्स वीडियोस ऑल्सो, है ना, एंड वॉच दिस पॉडकास्ट। बिकॉज वाई एम सेइंग दिस, इट्स नॉट बिकॉज कि आप सोच रहे हो कि यार ये तो इतने टाइम का पॉडकास्ट है, सर ने बता ही दिया। मैंने तो खैर बता ही दिया है कि क्या बात हुई है इसके अंदर। लेकिन अगर आप पॉडकास्ट देखोगे तो थोड़ी सी जो आपको इंस्पिरेशन मिलती है, हाउ डिफरेंट पीपल थिंक एंड हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक। अगर आप इफ यू हैव टू वॉच एनीथिंग, यू कैन वॉच इट, है ना। सम थिंग्स मे नॉट मेक सेंस टू यू, बट प्लीज अंडरस्टैंड कि this is all about uniqueness, and let's keep the learning process as happy and as positive as possible rather than being negative. आपको कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, और यूपीएससी रिकैप सीरीज जरूर देखिएगा, जहां पे यूपीएससी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स डिस्कस होंगे।